नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं। कांग्रेस के 2 दिवसीय संकल्प शिविर का समापन हो गया और इस शिविर में उदयपुर चिंतन शिविर में हुए फैसलों को मूल रूप से देकर उसे फायदा कैसे पहुंचे, इस पर भी कवायद होने लगी। इस पर मोहर लग गई है। 50 के फॉर्मूले या फिर एक परिवार के एक व्यक्ति को टिकट देने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की संजीदगी नजर आ रही है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को संगठन में मौका देने पर मंथन हुआ। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक युवाओं को संगठन में ज्यादा से ज्यादा मौका देने का भी चर्चा की गई। एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस शिविर में 75 किलोमीटर की पदयात्रा के मसौदे पर भी मुहर लगाई गई है। शिविर के पहले दिन बुधवार को राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस शिविर में सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया, PCC चीफ मोहन मरकाम समेत 269 नेता शामिल हुए। जाहिर है कि पार्टी का फोकस मिशन 2023 पर ही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इस मंथन में अमृत निकलेगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सभी गेस्ट भी हमारे साथ इसमें जुड़े होंगे, लेकिन सवाल कई सारे हैं, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। सवाल यहां पर यह भी है कि देखिए कैसे कांग्रेस के जो सिद्धांत है उसको लेकर जनता के बीच में जाना है और साथ ही सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे आम जनता के बीच में जाना है, जिसमें पदयात्राएं भी की जाएगी। विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सब पदयात्राएं आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से आपको दे दी जाएगी। और बहुत अच्छा रहा है आयोजन। सभी साथियों ने जहाँ ग्रुप डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन के बाद अपने वक्तव्य दिए और बहुत अच्छे वातावरण में और बहुत अच्छे विचार इस शिविर में आए। कांग्रेस का नव संकल्प शिविर और कांग्रेस का चिंतन शिविर चिंता में तब्दील हो गया है कि 2023 में आखिर सरकार कैसे बनेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है या कांग्रेस का जो नव संकल्प शिविर है, ये कुल मिलाकर यह है कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति फिर से किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। मात्र कवायद इसी की हो रही है और 2 दिन का समय व्यतीत हो रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश के अंदर में जो पुराने संकल्प थे 2018 के चुनाव में, जिन संकल्पों को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा नहीं किया, जैसे शराबबंदी की बात, शराबबंदी पर विश्वासघात हुआ, युवाओं के साथ में बेरोजगारी के नाम पर विश्वासघात हुआ, स्वसहायता समूह बहनों के साथ में विश्वासघात हुआ, महिलाओं के साथ में विश्वासघात हुआ शराबबंदी के नाम पर। अब ये नव संकल्प में नया संकल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जब चुनाव आएगा तो इस 2023 में ऐसा कौन सा संकल्प पारित किया जाए, आम जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाए, इसकी तैयारी 2 दिन बैठकर यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जोर दे रही है। 2 दिन का ये पूरा संकल्प शिविर चला है, लेकिन सवाल कई सारे इस संकल्प शिविर से सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का फोकस अब 2023 पर है? 2023 के साथ साथ बड़ा फोकस 2024 पर भी होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अजय जी जुड़े हुए हैं, मनीष राय बीजेपी से हैं और गंगेश जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले अजय जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है सर। अजय जी, 2 दिन का लगातार ये चिंतन शिविर चला है। उदयपुर का भी हमने देखा है, युवाओं को लेकर जिक्र किया जा रहा है, एक परिवार एक टिकट को लेकर यहां पर जिक्र किया जा रहा है और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर सामने निकल कर आया है कि रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर निकल कर आया है। बधाई का पात्र है इसमें तो कांग्रेस की सरकार। लेकिन एक तरफ जहां हम देख रहे हैं देश में बेरोजगारी का आलम क्या है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की ऐसी खबर सामने आना भी कई सारे संकेत देती है कि सरकार इस वक्त किस तरह का काम कर रही है। लेकिन 2023 को लेकर आपकी रणनीति क्या बनी? देखिए, कहीं ना कहीं कंचन जी, जो हमारा राजस्थान का उदयपुर का जो चिंतन शिविर था, उसमें बहुत सारे संगठनात्मक और जितने राजनीतिक निर्णय काफी सारे लिए गए थे और कहीं ना कहीं उन निर्णयों को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, उसके लिए लगातार इन 2 दिवसीय 1 जून और 2 जून को जो नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया था, उन सारे मुद्दों पर जो उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए, आने वाले छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 के चुनाव के लिए और 2024 में जो लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने वाले हैं, उस संबंध में जो निर्णय लिए गए थे उसको किस प्रकार से
छत्तीसगढ़ में बेहतर ढंग से लागू किया जाए, उसके लिए मंथन किया गया, एक पूरी कार्य योजना बनाई गई और कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर में जो हमारे जो निर्णय आए हैं वो आने वाले 2023 के लिए शानदार हमारी दिशा निर्देश मिल रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट और एक फुल प्रूफ प्लान लेकर हम चल रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, आज का दूसरा दिन था शिविर का, उसमें 6 अलग अलग संगठन बनाए गए थे, उनमें पूरा ग्रुप डिस्कशन हुआ, प्रत्येक मुद्दे पे गहन चर्चा की गई और सारे जो 6 समितियां थी उनका एक प्रेजेंटेशन फाइनल रूप से पेश किया गया और उसके बाद जो मुख्य नेता थे उनके बीच चर्चा की गई और आने वाले चुनाव को लेकर बेहतर निर्णय लिए गए और कुछ उप समितियां भी बनाई गई। समितियों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक संगठन समिति, जिला स्तरीय जो पदयात्राएं आगे चल के छत्तीसगढ़ में निकाली जाएंगी उस संबंध में जिला स्तरीय पदयात्रा समिति और 75वीं वर्षगांठ के बाद हम प्रत्येक जिले में 9 अगस्त को एक 75 किलोमीटर की एक यात्रा निकालेंगे, जिसमें आज जो आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक चुनौतियां और प्रजातांत्रिक चुनौतियां आज पूरे देश में है, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। आज लगातार जिस प्रकार 97% लोगों की आय कम हो रही है और 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, 27 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और डॉलर की जो कीमत है उसने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो आर्थिक असमानता ठीक है अजय जी, समझ में आया। कांग्रेस पूरा खाका तैयार कर चुकी है, फोकस 2023 में विधानसभा चुनाव पर है। मैं बात कंप्लीट कर लेता। नहीं, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष राय जी, कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तैयार नजर आ रही है। आप बताइए, महंगाई बड़ा मुद्दा है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, टमाटर 100 रुपए हो गया है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ दिन पहले नींबू था, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग जो काम करते थे उनकी नौकरियां जा रही है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 2024 के तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन 2024 से पहले 2023 में जब यहाँ चुनाव होगा तो क्या क्या, जहां एक तरफ बोला जाता है डबल इंजन की सरकार, वहां आपकी सरकार जब केंद्र में है तो यहाँ आप किन मुद्दों के साथ उतरेंगे? जी कंचन जी, मैंने अजय जी को सुना। अजय जी ने काफी अच्छे आंकड़े पेश किए कांग्रेस के लिए। जो चिंतन शिविर इन्होंने उदयपुर की बात की और अभी प्रदेश में 2 दिनों का चिंतन शिविर, जो प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर इनका समाप्त हुआ है आज, तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी की भी बात सुन रहा था, तब उन्होंने अच्छा ही अच्छा बोला और हर बात में अच्छा ही अच्छा कहा। तो मुझे लगता है भारत देश में कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि 5 राज्यों को चुनाव के बाद वाकई में चिंताजनक है कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। हाँ, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, आपने मुद्दों की बात की, महंगाई है, टमाटर है, नींबू है, ये सारी चीजें हैं। केंद्र की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसी भी महंगाई को बढ़ाने के लिए। अगर केंद्र ने 9.5 रुपया पेट्रोल में कम किया, 7 रुपया डीजल में कम किया, तो राज्य सरकार का क्या दायित्व था? क्या अपने वैट में वो कमी नहीं कर सकती थी? क्या भूपेश जी ने किया? भाजपा सरकारों ने, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भाजपा ने निश्चित रूप से अपना रेट कम किया है और पेट्रोल और डीजल का रेट कम किया ताकि महंगाई कुछ नियंत्रित की जा सके। लेकिन जहां तक आप किसके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल कंचन जी, देखिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूरे मुद्दों के साथ तैयार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले चेहरा तो बताइए मनीष जी, मुद्दे तो सब पार्टी के पास होते हैं, मुद्दे तो सेंटर में कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन किसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चेहरा संगठन का हमेशा हमने भारतीय जनता पार्टी में किसी चेहरे को हम नहीं, बल्कि हर एक कार्यकर्ता को हम पार्टी का चेहरा मानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा सैनिक होता है। और डेफिनेटली अगर विश्वव्यापी तौर पे देखें तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज कोई भी नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी के साथ विश्वव्यापी जो ग्लोबल लेवल पे जो उनकी आज पहुंच है, जो साख बनी है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और किसी चेहरे की अभी आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, जहां तक भूपेश जी की बात है, उन्होंने अगर महिला स्व सहायता समूह की बात है, उनके साथ धोखा किया है। संविदा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी इतने दिन हड़ताल पे बैठे रहे, उनके साथ धोखा किया है। बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी हैं, चाहे शराबबंदी लागू नहीं किया, ये बहुत सारी चीजें। गंगेश त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट उस मुद्दे के साथ वापस आएंगे और डेफिनेटली सरकार उनसे मैं एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहूंगी। गंगेश जी, इस वक्त जो हलचल चल रही है और कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए रीजेनुएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन कपिल सिब्बल का जाना या हार्दिक का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, ये भी कई ऐसे सदमे हैं जो कांग्रेस को आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के विजन से आपको क्या लग रहा है, आने वाले समय में किस पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी और तमाम मुद्दों को देखते हुए? जी, छत्तीसगढ़ में देखिए, जिस तरह से 15 साल के बाद कांग्रेस ने अपनी वापसी की है, वो एक बड़ा स्कूप है कांग्रेस के लिए। और
75 सीटों पे आज कांग्रेस है और 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। और इस दौरान खास बात ये रही है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को और किसानों को फोकस करके योजनाएं बनाई। किसानों के लिए आउट ऑफ वे जाके अंतर की राशि के रूप में 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का 3 साल से लगातार बोनस दे रहे हैं। इन्होंने गोबर खरीदने की योजना लाई। इस तरह की बहुत सारी जो ग्रामीण योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को, जो इस तरह की जो ग्रामीण योजनाएं हैं उसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है, इसको कोई दो मत नहीं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अंदर हर पार्टी में रहता है, कांग्रेस में भी काफी खींचतान है इस वक्त। इसको दूर करने की बहुत जरूरत है। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि टीएस सिंहदेव हालांकि खुल के कभी सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो लगातार ये इस बात पे है कि 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। वो उनके खेमे में कहीं पे इस बात को लेकर संतोष है। इसको खासतौर पर कांग्रेस को फोकस करना पड़ेगा, चुनाव के पहले इस विवाद को निपटाना पड़ेगा या अंदर जो चल रही है नहीं, लेकिन गंगेश जी, भारतीय जनता पार्टी की अब क्या स्थिति वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस की सरकार है वहां पर, इतने सालों बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार सामने आई है और मुद्दे कई तरह उठाए गए हैं। पार्टी के विद इन लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस पार्टी में हमने लगातार देखी है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी को आप कहां खड़ा होता देख रहे हैं? 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती, अपनी सरकार बनाई है। आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले, उसका भी असर क्या है? आने 2023 में जो चुनाव है छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, इसमें भी देखने को मिलेगा क्या? निश्चित तौर पर उसका असर आएगा। हाँ, इसमें यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि 15 साल तक जो लगातार शासन किया भाजपा ने, उस समय जो चेहरे थे वो चेहरे पिछली सरकार में इस तरह से धुले कि आज वाकई में अच्छे चेहरे की मतलब भाजपा को तलाश है। यही वजह है कि पिछले 2 शिविरों से इनके जो 2 चिंतन शिविर हुए पिछले 2 बार के, उसमें लगातार ये लोग मतलब रमन सिंह पोस्टर बॉय रहे हमेशा पिछले 3 बार के चुनाव के। लेकिन इस बार उनको साफ सिरे से खुद पार्टी नकार रही है, ये हमारे अब चेहरा नहीं होंगे और मोदी जी को चेहरा बनाकर वो लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि प्रदेश स्तर में कोई बड़ा चेहरा इनके पास नहीं है। और रही बात बाकी जगह के चुनाव के परिणामों की, तो निश्चित तौर पर चुनाव के परिणामों में जनता देखती है और उस पर भी ध्यान देती है। खासतौर पर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप पार्टी बहुत तेजी से सक्रिय हुई है पंजाब चुनाव के बाद से, और उनकी जो रैलियां हो रही है, उनके जो प्रदर्शन उसमें काफी भीड़ दिख रही है। तो एक बड़ी चुनौती लेकर आप आ सकता है अभी की स्थिति जो देख रहे हैं अपन, तो इसको भी लेकर दोनों पार्टियों को चिंतन करना पड़ेगा कि उनसे कैसे निपटे। उनको आप पार्टी को भी नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस पर पड़ेगा या वो भारतीय जनता पार्टी के जो गिने चुने वोट होंगे उन्हीं को काटेगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में जो अभी तक का जो आया है, जो अंदर खाने से बात आती है, उसमें ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर नए चेहरे उतारेगी, जो हारे हुए चेहरे उनको दोबारा नहीं उतारेगी, तो इसका फायदा उनको होगा। लेकिन आप पार्टी भी जो कैंडिडेट आएंगे, आप पार्टी भी लगातार यहाँ तैयारी कर रही है पूरे बिल्कुल एक तरह से ग्रो की है और पंजाब के बाद लोगों में उम्मीदें भी काफी है। अच्छा अजय जी, एक बात बताइए, जो आपने उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को दी थी, वैसा आप कुछ करेंगे छत्तीसगढ़ में सर? देखिए कंचन जी, सबसे पहले स्थिति क्या है, अभी तक जितने भी चुनाव हैं, चाहे 4 विधानसभा के उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगर निगम के 2 चरणों के चुनाव, सारे चुनाव में कांग्रेस को शानदार सफलता मिलती है। ये स्पष्ट बताता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को पूरी तरह साकार करने का काम किया है। गंगेश त्रिवेदी जी काफी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राजीव गांधी किसान योजना की बात करूं, ग्रामीण मेरे सवाल नहीं सुने हैं, आप समझे नहीं है, मैंने देखा है क्या काम हुआ है उसका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यूपी में जिस स्ट्रैटेजी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी थी, 40% महिलाओं को टिकट का बंटवारा दिया था उन्होंने, क्या वैसा आपका छत्तीसगढ़ में होगा? वैसी स्कीम आप लेकर आएंगे? देखिए, अभी जो हमारा संकल्प शिविर चल रहा है उसमें जो प्रमुख घोषणाएं हुई है, देखिए युवाओं को हम मौका देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे संगठन की बात करो या सत्ता की बात करो, उसमें 50% युवाओं को मौका दिया जा रहा है। और ये जो आप महिला का प्रश्न पूछ रहे हैं, ये काफी उच्च स्तरीय प्रश्न है। मैं एक छोटा सा प्रवक्ता इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं कह सकता। ये एक अच्छा था, प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत, उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा था किस तरह इन्होंने इस पूरे कैंपेन को चलाया था। अजय जी आऊंगी, देखिए समय कम होता है, सभी पैनलिस्ट के पास जाना पड़ता है, लेकिन मनीष जी आज जब इनसे पूछा गया क्या महिलाओं को इतने फीसदी टिकट देंगे, तो ये जवाब नहीं दे पा रहे उस पर। नहीं, एक्चुअली मेरा निवेदन है, डिबेट कैसे होगा? आप मेरे को 10 सेकंड का मौका देंगे
तो मैं अपनी बात कैसे नहीं, मैं आऊंगी आपके पास। मुझे एक सेकंड, एक राय मनीष जी से भी लेने दीजिए। मनीष जी, प्रश्नों के जवाब देने तो नहीं बैठा मनीष जी, मैं आपके सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ अजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मनीष जी, मैं अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, सबको मिलेगा, समय कम होता है सर, सारे पैनलिस्ट के पास जाना होता है, समय जाया न किया जाए। मनीष जी, कंचन जी पहली डिबेट नहीं है, मेरा निवेदन है आपसे, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मैं आऊंगी आपके पास। तो देंगे ना कंचन जी, आपने मेरे 10 सेकंड मुझे निवेदन। ठीक है, बोलिए बोलिए आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आने वाले 2023 में आपका चेहरा कौन होगा। वो बातों को गोल गोल घुमाते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दाविहीन हो चुकी है, आज नेतृत्वहीन हो चुकी है। न इनको रमन सिंह में भरोसा है, न धर्मलाल कौशिक जी पे, न विष्णुदेव साई में। मैंने दिया। अरे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव अपने पिछले बार क्यों नहीं लेना? आप अचानक आपको नरेंद्र मोदी की बात क्यों करेंगे? क्योंकि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी के आपका जो शासनकाल था, आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। लगातार चुनाव में जो आपको हार मिल रही है, आप किसी को भी आगे चेहरे को सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल की टक्कर का आपका एक भी चेहरा नहीं है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी को शामिल करते हैं। ये तो बिना दूल्हे वाली बारात की बात हो गई। बात का जवाब दे देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं अजय जी। कंचन जी एक अच्छा प्रश्न पूछा था, मातृशक्तियों को 40% जो उत्तर प्रदेश में दिया था, आप उसका हमने तो उत्तर प्रदेश में लागू किया, हमने तो उत्तर प्रदेश में लागू किया। क्या आपने किसी देश के किसी राज्य में लागू किया? नहीं पाए, क्यों? देखिए, हमने युवाओं को मौका देने की बात की है। मनीष जी, अजय जी, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अगर आप कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मेरा सवाल मनीष जी आपसे ये है, देखिए लगातार आपकी पार्टी पर यही सवाल उठ रहा है कि आप चेहरा नहीं ला पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम चेहरा जो है चुनाव के बाद ही ऐलान करते हैं कि कौन चेहरा होगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में वैसा हुआ था सर, लेकिन 2022 के जो चुनाव थे वो आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़े थे। चाहे उत्तराखंड का जिक्र क्यों न कर लिया जाए, जहां पर 3 बार आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। करता है, मैं उस चैनल का नाम लेकर आपके चैनल को भी बदनाम नहीं करना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी के साथ विश्वव्यापी ग्लोबल स्तर पर देश का मान बढ़ाने में लगी हुई है, जहां पर लीड कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। देखिए, पार्टी में कार्यकर्ता बड़ा होता है अजय जी, इसीलिए मैंने कहा आपको बोलने का मौका कंचन जी ने दिया, तो कृपया सुनिए कि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सबसे सर्वोपरि मानती है, तो वहां पर कोई भी चेहरा इतना बड़ा नहीं होता कि माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाए। इसीलिए पार्टी का चेहरा अगर कोई है सर्वमान्य तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और हाँ, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रेत तस्करी, चाहे गोबर में घोटाला हो, चाहे गोधन योजना में घोटाला हो, चाहे सारा बंदी ना लागू करना हो, ऐसे अनेकों मुद्दे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आज दे दिया है। और भारतीय जनता विपक्ष के रूप में बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सरकार बनाने जा रही है अजय जी, इस चीज को स्वीकार कर लीजिए। इसीलिए आज माननीय भूपेश बघेल जी को चिंता करने की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा, ठीक है अजय जी, एक बात बताइए। ठीक है मनीष जी, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी, मेरा सवाल सुनिए, 2 दिन तक लगातार आपका ये शिविर चला है। अजय जी, मनीष जी, मैं आऊंगी, प्लीज फेडर डाउन कराना अच्छा नहीं लगता है सर। अजय जी, एक बात बताइए, ये 2 दिन तक आपका चिंतन शिविर चला है, अच्छी बात है, आप लोग मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इसको लेकर आगे आने वाले समय में रणनीति भी स्ट्रांग बनाएंगे, अच्छी बात है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और चीजें, चुनाव जीतना हारना ये तय नहीं करता है पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह का मामला जो लगातार आ रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप युवाओं को मौका देंगे, दूसरी तरफ गुजरात में कैसे भारतीय जनता पार्टी में आपके युवा नेता शामिल हो जाते हैं, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता है सर। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं होता है। तो जो आपके पास नेता हैं और वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, जिन्होंने कांग्रेस की शान मान को बढ़ाया है, जिन्होंने सहयोग किया है कांग्रेस पार्टी को बनाने में, उनको आप क्यों नहीं रोक पाए? कंचन जी, आपका और प्रश्न हो तो ऐड कर लीजिए। मेरा निवेदन में जवाब देने करूं तो मुझसे और प्रश्न पूछिएगा, और आपके 1-2 प्रश्न ऐड करने तो मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा आपके। नहीं, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए मुझे इसका सर। जी जी, देखिए कंचन जी, आज सारे मीडिया में आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि पूरे साल में, इनके 8 साल के कार्यकाल में ईडी के 3555 छापे मारे गए हैं, जबकि हमारे 10 साल के यूपी के कार्यकाल में मात्र 1700 छापे पड़े गए। आज किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को किस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में यूज किया जा रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती है। आज महाराष्ट्र में किस प्रकार से लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को आधी रात को शाश्वती शासन लगा के सरकार गिराने का दुष्प्रयास किया गया, ये देखा।
आज मध्य प्रदेश की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, गोवा की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, किस प्रकार से लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश आज केंद्र की मोदी सरकार, हम दो और हमारे दो की पूंजीवादी और इन्वेस्टर सरकार कर रही है, देश की जनता देख रही है। और कहीं ना कहीं जो दुष्प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं ये दिखता है। आज देखिए कहीं ना कहीं हमें राज्यसभा के सदस्य भी हमें उसी हिसाब से चुने हैं कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है, राजभवन को जिस प्रकार से पार्टी कार्यालय के रूप में यूज किया जा रहा है, तो हमें ठीक है संविधान और अजय विधि जी, विशेषज्ञों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपसे ये मैं पूछा। आपके सवाल का जवाब दिया मैंने कंचन जी। आपने ये पूछा कि किस प्रकार से आप ये कर रहे हैं, तो ये आज जो हमारे जो गुजरात के युवा नेता हैं उसको किस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स के द्वारा पार्टी परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, ये गुजरात की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे समझ रही है। कपिल सिब्बल यहाँ को मनीष क्यों सिंह जी नहीं कितना कर मुस्कुराते सकते? हैं, अजय जी, लेकिन ये अभी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कपिल जी क्यों क्या समाजवादी पार्टी में? एक छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन भेजे जाते हैं। एक ऐसा मुद्दा नेशनल हलाल जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आज भी उसकी चल रही है, गतिविधियां जारी है, उसके बाद भी आज किसके इशारे पर आज उनको ईडी का समन भेजा जा रहा है, ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। और ये जिस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, लोगों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कांग्रेस न केवल कांग्रेस की नेता पे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करूं, आज देखिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव है, आज आपके जो प्रभारी मंत्री हैं आज उसमें ईडी का छापा लगता है, इनकम टैक्स के छापे लगते हैं। आज क्यों किया जा रहा है ये सब? इसके जवाब बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। ठीक है गंगेश जी, मैं आपसे एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। कई मुद्दे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में, क्योंकि स्टेट का असेंबली इलेक्शन जब होता है और लोकसभा इलेक्शन होता है, उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बात हमें यहाँ ये भी समझनी होगी कि 2024 पर सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है, लेकिन उस 2024 से पहले 2022 में जो चुनाव हुए और जो ताजा चुनाव 2023 में होंगे, क्या उन सबका असर भी 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आपने जो कहा वाकई में बड़ा अंतर रहता है। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे ज्यादा काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर देखें भाजपा के पास केंद्र स्तर पे एक बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का। पिछली बार इसकी सफलता नो डाउट कोई ये स्वीकार नहीं कर सकेगा कि पिछली बार जब भाजपा ने लड़ा था चुनाव लोकसभा में, तो मोदी जी का चेहरा सामने रख के लड़ा था और 300+ उनको सीट मिली। तो लेकिन स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं और उनके परिणाम बहुत ज्यादा केंद्र में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जो इनके एक बड़ा चेहरा इनके मोदी जी का वो, और निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहना पड़ेगा कांग्रेस के पास जैसे जिस तरह कांग्रेस के पास यहाँ पे अच्छा चेहरा है, मतलब यहाँ पर अच्छे लीडर है भाजपा छत्तीसगढ़ में, लेकिन केंद्र में उस तरह के लीडरों का अभाव दिखाई दे रहा है। यूपी के चुनाव में दोनों ही मतलब इसको अफसोस साथ करना पड़ेगा कि दो योगी मोदी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरह मैदान में उतरे, तो उसके बावजूद जो परिणाम आए तो बहुत ही निराशाजनक है। तो इसको चिंतन करना पड़ेगा कांग्रेस को कि नेतृत्व को के परिवर्तन को लेकर उनको चिंतन करना चाहिए, तो इसका असर निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव परिणाम में निगेटिव दिखाई देगा। ठीक है। एक रिएक्शन में मनीष जी आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि सवाल आपकी पार्टी पर बहुत उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है। आप ऑपोजिशन में है छत्तीसगढ़ में सर, केंद्र में आप नहीं है, लेकिन वो क्या मुद्दे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो दावा भाव कांग्रेस पार्टी कर रही है कि रोजगार का काम हुआ है या सड़कों का काम हुआ है या फिर छत्तीसगढ़ की आकृति को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई है, उस पर आप कैसे दावा ठोक पाएंगे सर? आपके पास तो चेहरा भी नहीं है। देखिए हमारे पास मुद्दे पर्याप्त हैं। कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार हो, चाहे कमीशनखोरी हो, चाहे वादा निभाने की बात हो, उन्होंने वादा खिलाफी की है, चाहे संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे महिला मातृशक्ति बहनों के साथ हो, ये सारे लोगों के जो मुद्दे हैं वहां पे चेहरा प्रदेश का होता है। जैसा गंगेश जी की मैंने एक बात सुनी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश का स्थानीय मुद्दा होता है और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दा होता है। तो डेफिनेटली प्रदेश में आज भूपेश जी ने इतने मुद्दे दे दिए भारतीय जनता पार्टी को कि उन मुद्दों के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में बिल्कुल छत्तीसगढ़ में उतरेगी। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। मनीष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, मनीष जी, गंगेश जी। और क्योंकि देखिए 2 दिन तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस का चिंतन शिविर चला था, उससे पहले उदयपुर में भी चला था। रणनीति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2023 इस वक्त कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अहम है और राजस्थान के भी लिहाज से अहम है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वहां से कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ये 2 स्टेट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की पूरी नजर गड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 में इन तमाम स्टेट इलेक्शन के जो नतीजे होंगे वो अफेक्ट करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का। इसी के साथ मेरे साथ आज बड़ी बहस में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ MP।